क्या वह सच में पैसे उधार ले सकती है? ये बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हें याद आया कि ओरिजिनल नॉवेल में क्या बताया गया था? फीमेल लीड ने कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए थे। यहां तक कि जब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी और गुजारा करने के लिए उसे दिन में 10 घंटे काम करना पड़ता था, तब भी वह हिम्मत जुटाकर अकेले ही सब कुछ झेल लेती थी। उसके जैसी स्वाभिमानी इंसान के लिए पैसे उधार लेना तो सोचा भी नहीं जा सकता था। फिर भी लियू रुयान ने दावा किया कि वह पैसे उधार ले सकती है। स्कूल में मेरी एक जूनियर है, जियांग शिन्यू। तुम उससे मिल चुके हो, तुम्हें वह जरूर याद होगी। नॉवेल में जियांग शिन्यू को लियू रोयान की जूनियर और बिजनेस पार्टनर बताया गया था। एक ऐसी इंसान जिसे वह बाद में अपनी सबसे खास सहयोगी बना लेगी जब वह गोल्डन सर्कल की राजकुमारी के तौर पर अपना पुराना रुतबा वापस पालेगी। लियू रोयान ने वह पहला कदम पहले ही उठा लिया था। उसे जियांग शिन्यू से थोड़े और पैसे उधार मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी, हम किसी नई जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। तुम हैरान रह गए। रुको, क्या लियू रुयान का कैरेक्टर प्रोफाइल मजबूत, आत्मनिर्भर और कभी दूसरों पर निर्भर न रहने वाला नहीं होना चाहिए था? और अब वह जियांग शिन्यू से पैसे उधार ले रही है। तुमने सोचा कि किसी एक ही इंसान से बार बार ऊन नहीं उतारना चाहिए? लियू रोयान ने सिर हिलाया। वह अब एक जानी मानी कंपनी में काम करती है। उसकी महीने की सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। तुम इतने हैरान थे कि तुम्हें अपने दिमाग में सोने के सिक्कों की खनक साफ सुनाई दे रही थी। किसी बड़े आदमी की दोस्त से यही उम्मीद थी। वह खुद भी एक बड़ी हस्ती है। मुझे तो ठीक इसी तरह का बढ़िया ऊन चाहिए जिसे मैं उतार सकूं। लेकिन क्या हम सच में जैसे ही तुम डिस्चार्ज हो जाओगी बेसमेंट छोड़कर चले जाएंगे? किताब में साफ साफ लिखा था कि वे उस सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में 1 साल से ज्यादा समय तक रहे। ठीक तब तक जब तक कि कहानी की मुख्य नायिका को एक नाइट क्लब में काम करने के लिए बेच नहीं दिया गया। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि कहानी में कोई अप्रत्याशित मोड़ आने वाला है? हम घर बदल रहे हैं, लियो रोयान ने पुष्टि की। मैं अगले कुछ दिनों में ऑनलाइन अपार्टमेंट देखूंगी। इस बार चलो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां बालकनी भी हो। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। ठीक है, तुमने जोर से कहा। हालांकि मन ही मन तुम्हें यकीन नहीं था कि ऐसा सच में हो पाएगा। इस कागजी दुनिया में हर चीज लेखक के नियंत्रण में थी। इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लियू रुयान जो दवा ले रही थी उसमें नींद लाने वाले तत्व, सेडेटिव्स मिले थे। इसीलिए वह अपना ज्यादातर समय ऊँघते हुए बिताती थी। तुम ठीक उसके बिस्तर के पास बैठकर काम करते थे और जब भी जरूरत होती नर्स को बुलाने या उसकी आईवी ड्रिप बदलने में मदद करने के लिए उठ जाते थे। तुम अपनी ड्राइंग में पूरी तरह डूबे हुए थे, लेकिन तुम्हें चिंता थी कि कहीं तुम इतने मग्न न हो जाओ कि उसकी आईवी बैग पर नजर रखना भूल जाओ। इसलिए तुमने खुद को याद दिलाने के लिए एक अलार्म लगा लिया था ताकि तुम थोड़ी थोड़ी देर में उसे चेक करते रहो। ऐसा ही चलता रहा जब तक कि आखिरकार एक नर्स को तुम पर तरस नहीं आ गया। तुम एक आईवी ड्रिप मॉनिटर खरीद सकते हो, उसने सुझाव दिया। जैसे ही बैग खाली होता है ये तुम्हें अलर्ट कर देता है, इसलिए तुम्हें लगातार उसे घूरते रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब होने के कारण तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया डर की थी, इस बात का डर कि तुम उसे खरीद नहीं पाओगे। क्या सच में ऐसा कोई काम का गैजेट होता है? क्या यह महंगा है? थोड़ा सा, उसने जवाब दिया। तुम्हें चिंता की एक लहर महसूस हुई। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि थोड़ा सा का मतलब कितना होता है। शायद सैकड़ों। अगर यह बहुत ज्यादा महंगा हुआ तो तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। 14 युआन। तुम अवाक रह गए। जब आप जैसे मेडिकल स्टाफ वाले लोग कहते हैं कि कोई चीज महंगी है तो वह सच में बहुत डरावना लगता है। इस चमत्कारी गैजेट की मदद से तुम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चैन की नींद सो पाए। लेकिन क्योंकि आपको रात में कई बार उठना पड़ा था, इसलिए जब सुबह लियो रुयान ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि आपकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। लियो रोयान, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? लियो रोयान के दिल में एक टीस उठी। उसे वे सारे पल याद आ गए जब आपने उसे बेकार कचरा कहा था। आपने उसे डांटा था, यह सही ही था। उसने सच में आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, हमेशा आपको नीचे ही खींचा था। एक पल के लिए उसके मन में यह ख्याल आया, शायद उसे आपको जाने देना चाहिए। लेकिन जब वे शब्द उसके होठों तक आए तो वह उन्हें कह नहीं पाई। चलो, हम किसी प्रोफेशनल केयर गिवर को ही रख लेते हैं, आपने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा।
और अपने दर्द करते हाथ को मलने लगे। तुम लगातार उस आईवी पोल को पकड़े पकड़े अपने हाथों का बुरा हाल कर लोगी। लेकिन बीजिंग में केयर गिवर की फीस कई सौ युआन रोजाना होती है। लियू रोयान ने जवाब दिया। उसकी आवाज में उदासी भरी थी। उतने पैसे कमाने में ही मुझे कई दिन लग जाएंगे। शायद मुझे खुद ही अस्पताल में केयर गिवर की नौकरी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम बहुत ज्यादा काम कर लोगी और तुम्हें आराम करने का पूरा समय नहीं मिलेगा, आपने कहा। आपका दिल उसके लिए पसीज रहा था। आखिर में आपने समझाया, मैं दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर सकता हूं। असली दिक्कत यह है कि प्रोफेशनल केयर सच में बहुत महंगी है। हफ्ते के 2000 युआन तक बैठते हैं। इसके बारे में सोचते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। लियू रुयान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपने होठों को कसकर भींच लिया। इसी बीच जियांग शिन्यू, जो अपनी कंपनी में काम के बोझ तले दबी हुई थी, को अचानक लियू रोयान का एक वीचैट मैसेज मिला। उसने उसे खोला और खुशी से झूम उठी। सीनियर सिस्टर, आखिरकार तुमने खुद को संभाल ही लिया। वापस स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जिंदगी की दुनिया में तुम्हारा फिर से स्वागत है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छी पार्ट टाइम नौकरियां ढूंढना शुरू करती हूं। लियू रुयान ने आपकी दूर जाती हुई आकृति को देखा। आपकी पीठ उसकी तरफ थी और अचानक उसे लगा कि अपने तथाकथित उसूलों को छोड़ देना आखिर इतना बुरा भी नहीं था। जब उसकी कंपनी दिवालिया हो गई थी तो उसने कुछ समय के लिए अपने जीवन के असली मतलब पर ही सवाल उठा दिया था। उसे लगा कि वह इंटरनेट इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी है। अरबों के कर्ज के बोझ तले दबी वह हमेशा वापस जाने से बहुत डरती थी। तो फिर उसका मन कैसे बदला? यह जिंदगी का जबरदस्त दबाव था, खास तौर पर उसका बॉयफ्रेंड। रात में वह उसके बिस्तर के पास बैठकर उसकी आईवी ड्रिप बदलता था। दिन में वह कॉमिक्स बनाकर पैसे कमाता था ताकि उसका गुजारा चल सके। आपको लग सकता है कि दिन में दर्जनों ड्राइंग बनाना आसान काम है, लेकिन अक्सर इतनी देर तक ड्राइंग बनाने के बाद उसके हाथों में दर्द होने लगता था। फिर भी बिना कोई शिकायत किए वह बस अपने हाथों को झटकता और फिर से ड्राइंग बनाना शुरू कर देता। लियू रुयान उसे मानना पड़ा कि वह गलत थी। उसका भागना उसकी नाकाबिलियत और कायरता की निशानी थी। उसे अपने अतीत की हर चीज का सामना करना था। अपने दिवालिया होने के पीछे के असली कारणों का पता लगाना था, अपनी मुश्किलों से पार पाना था और फिर से उठ खड़ा होना था। तभी तुम्हारा फोन बजा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फोन रखने के बाद लियू रुयन ने पूछा, क्या हुआ? तुमने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। मकान मालिक ने उनसे बात करके उन रातों का पैसा वापस दिलवा दिया है जिन रातों को हम वहां नहीं रुके थे। चूंकि आज 7 दिन पूरे हो गए थे तो मकान मालिक वहां गया और देखा कि कमरे में अभी भी थोड़ी अजीब सी गंध आ रही है। इसलिए उसने उनसे 7 दिन का और किराया वापस दिलवा दिया। उसने मुझे 1000 युआन से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए हैं। ये तो सच में एक बड़ी लॉटरी लग गई है। यह सुनकर लियू रुयान भी तुम्हारे साथ मुस्कुरा दी। शाओफैन, तुम्हें बाहर जाकर थोड़ी कसरत नहीं करनी चाहिए? थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। तुम्हें पता है, लगातार बैठे रहना और ड्राइंग बनाना तुम्हारी गर्दन के लिए अच्छा नहीं है। लियू रुयान, हाँ, मैं नीचे जाकर थोड़ी कसरत कर लेता हूं। तुमने अपनी ड्राइंग्स उठाई और नीचे एक कुरियर वाले को ढूंढने चले गए। अस्पताल के गेट से ज्यादा दूर नहीं, एक कुरियर स्टेशन था। तुम वहां जाकर शिपिंग फॉर्म भरने लगे। ठीक उसी समय अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। चैन फैन, बहुत दिनों बाद मिले। आपने ऊपर देखा और आपको गुलाबी बालों वाला एक सिर दिखाई दिया। यह बाई निंगबिंग थी, सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की जूनियर साल की छात्रा। जब से आप चित्र बनाने के लिए सुंदर इलाके के प्रवेश द्वार पर गए थे, तब से आपने उसे नहीं देखा था। थोड़ा हैरान होते हुए आपने जवाब दिया, बहुत दिनों बाद मिले। तुम इस इलाके में क्या कर रही हो? बाई निंगबिंग मुस्कुराई और उसने आंख मारी। मेरी बहन बीमार है, इसलिए वह यहीं इसी इमारत में रुकी हुई है। उसने ऊपर की ओर इशारा किया। लेकिन मैं उससे मिलने ऊपर नहीं जाऊंगी। शायद वह मुझे देखकर ज्यादा खुश ना हो। खैर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करने के लिए ऊपर जाना है, इसलिए मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगी। रुको, जाओ मत। असल में मैं तुमसे थोड़ी और देर बात करना चाहता था। यह देखकर कि तुम जाने ही वाले थे, बाई निंगबिंग तुम्हारे पीछे पीछे आई। किस बारे में बात? बात करने के लिए है ही क्या? हम कोई बहुत करीब तो है नहीं, है ना?
तुमने तो मुझे वीचैट पर ब्लॉक भी कर दिया था। मैं तुम्हें एक भी मैसेज नहीं भेज पाया था। सच कहूं तो शुरू में मुझे डर था कि कहीं तुम कोई पिग बुचरिंग स्कैम, धोखाधड़ी तो नहीं कर रही हो। फिर भी तुमने त्योरियां चढ़ाई और पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बाई निंगबिंग ने आलस भरे अंदाज में कहा, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारी अभी की गर्लफ्रेंड से ज्यादा अमीर हूं। मैं तुम्हें पूरी तरह से आर्थिक सुरक्षा वाला जीवन दे सकती हूं। तुम्हें गुजारा करने के लिए कभी भी पेंटिंग बेचने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ रहने को मान जाते हो तो मैं तुम्हें यह घड़ी दूंगी, जिसकी कीमत 4 मिलियन है, हमारे प्यार की निशानी के तौर पर। तुमने उसे देखा, एक ऐसी घड़ी जिसका ब्रांड समझ नहीं आ रहा था और जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा था। और तुम्हें एहसास हुआ, कोई हैरानी की बात नहीं, कि मैं इसे पहचान नहीं पाया। पता चला कि यह तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। यह सच में इतना काफी है कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सके। तुमने ऊपर देखा, उसकी आंखों में पूरी गंभीरता से देखा और उसे कहा, सबसे पहले तुम्हारी दिलचस्पी के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। अगर तुम फिर भी जिद करती हो उसे मुझसे छीनने की कोशिश करने की, तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई समझदारी भरा कदम है। आखिर इस तरह के बर्ताव के लिए एक बहुत ही बुरा नाम है। दूसरी औरत। बाई निंगबिंग के चेहरे पर आई मुस्कान पल भर में जम गई। दूसरी औरत? इस आदमी ने सच में मुझे यह कहा? अपनी पूरी जिंदगी बाई निंगबिंग ही सबका ध्यान खींचने वाली रही थी। उसके आसपास हमेशा चाहने वालों की भीड़ रहती थी। सिर्फ एक बार जब उसने खुद फैल करके किसी लड़के को पाने की कोशिश की, तो उसने पलट कर उसे खुद पहल करके गई थी। वही उसे रखेल कह रहा था। मैं इतनी खूबसूरत और अमीर हूं, क्या तुम्हें जरा भी लालच नहीं हो रहा? तुम लियो रुयान पर हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते? आखिरकार लियो रुयान तो गोल्डन सर्कल ग्रुप की राजकुमारी है। जैसे ही वह अपनी असली पहचान वापस पालेगी, वह आधिकारिक तौर पर परिवार की तय उत्तराधिकारी बन जाएगी। व्यापार जगत के वे जाने माने दिग्गज, चाहे उनकी उम्र या पद कुछ भी हो, उन सभी को उससे मिलने पर खुद आगे बढ़कर उसका अभिवादन करना होगा। अपने परिवार की दौलत होने के बावजूद भी बाई निंगबिंग कभी भी लियू रुयान के रुतबे की बराबरी करने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। भविष्य में शायद लियू रुयान उन दोनों को ही किसी दूर दराज की पहाड़ी घाटी में भेज देगी, सुअरों को खिलाने के लिए। ये सोचते हुए तुमने बाई निंगबिंग की ओर तरस भरी नजरों से देखा। छोटी मालकिन के लाड प्यार में पले बड़े स्वभाव को देखते हुए, अगर उसे सचमुच किसी सुनसान निर्जन पहाड़ी घाटी में फेंक दिया जाए, तो शायद उसे जिंदा रखना खुद उन सुअर के बच्चों को जिंदा रखने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। तुम्हें कोई लालच नहीं हुआ? तुम्हारे इस तरह ठुकरा देने पर बाई निंगबिंग हक्की बक्की रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। क्या उसे पहले से ही लियू रुयान की असली पहचान पता है? नामुमकिन। वह राज इतनी सख्ती से छिपा कर रखा गया है कि खुद लियू रोयान को भी उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं उन्हें अब और साथ नहीं रहने दे सकती। लियू रोयान इस तरह के एक बिल्कुल साधारण से लड़के के पीछे पीछे घूम रही है, भले ही इसके लिए मुझे अपने परिवार को ही क्यों ना तबाह करना पड़े। मैं चुपचाप खड़ी होकर ऐसा होते नहीं देख सकती। ये आदमी एक रुकावट है। मुझे उन्हें अलग करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। अस्पताल के वार्ड के अंदर जैसे ही तुमने कदम रखा, तुमने देखा कि एक युवा डॉक्टर बड़े उत्साह से लियो रुयान की सेहत में हो रहे सुधार के बारे में पूछताछ कर रहा था। शायद उसके चेहरे पर मुस्कान कुछ ज्यादा ही साफ झलक रही थी, लेकिन तुम यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि डॉक्टर के इरादे कुछ और ही थे, कि वह वहां सिर्फ अपने पेशे से जुड़े कारणों से नहीं आया था। घाव में इन्फेक्शन से बचने के लिए तुम्हें अगले कुछ दिनों तक हल्का फुल्का खाना ही खाना चाहिए। डॉक्टर ने बड़े उत्साह से सलाहों की झड़ी लगा दी, लेकिन बदले में उसे लियो रोयान से सिर्फ बेरुखे एक शब्द वाले जवाब ही मिले। फिर भी उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने एक पल्स मॉनिटर उठाया और बनावटी उत्साह के साथ कहा, लाओ, मैं तुम्हारी नब्ज जांच लूं, ताकि पता चल सके कि वह सामान्य है या नहीं। आपके मन में एक सवाल उठा, क्या यह थोड़ा ज्यादा ही साफ साफ नहीं दिख रहा है? आपने सब्र से इंतजार किया जब तक कि डॉक्टर अपना डेटा लेकर खुशी खुशी चले नहीं गए। फिर पूरी तरह से नाराज दिखते हुए आप लियो रुयान के बिस्तर के पास गए। लियो रुयान ने आपके लौटने को काफी पहले ही भांप लिया था। आपके जाने से पहले जो सुकून भरा माहौल था, वह अब गायब हो चुका था। अब आप उदास दिख रहे थे।
जैसे आप अपने अंदर एक सुलगता हुआ गुस्सा दबाए हुए हों, जैसे किसी ने आपको नाराज कर दिया हो। लियू रुयान ने पूछा कि नीचे क्या हुआ था। आपने बेपरवाही से जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस एक मेहमान से मुलाकात हो गई जिनका मैंने पहले कभी स्केच बनाया था, और उनसे थोड़ी देर बात कर ली। फिर उन्होंने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं। एक सख्त पत्थर जैसे चेहरे के साथ आपने जोर देकर कहा, नहीं नहीं, मैं दुखी नहीं हूं, बस बात यह है कि मैं नाराज हूं, बस इतनी सी बात है। आखिर वह किस बात पर नाराज था? लियू रुयान ने एक भावहीन चेहरे के साथ आपको देखा और पाया कि आपका गुस्सा कम होने के बजाय असल में और बढ़ गया था। यह तब और भी ज्यादा हुआ जब डॉक्टर ने अनगिनत बार आपकी नब्ज जांचना खत्म किया और कमरे से बाहर चले गए। आप मन ही मन बुदबुदाए, लो, फिर शुरू हो गया। फिर से आज सुबह ही यह तीसरी बार है। मेरी सर्जरी के ठीक बाद वाले पहले 2 दिनों में वे इतनी बार क्यों नहीं आए थे? अब जब मैं लगभग ठीक हो चुका हूं, तो वे इतनी बार मेरे वाइटल्स क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या यह थोड़ा ज्यादा ही साफ साफ नहीं दिख रहा है? आप शिकायतों से भरे हुए थे, जिन्हें आप जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आपने अपनी नाराजगी को अपनी ड्राइंग में उतार दिया। आपकी भावनाएं हमेशा आपके चेहरे पर साफ झलकती थीं, ठीक वैसे ही जैसे अभी झलक रही थीं। और आपने तो यहां तक किया कि जानबूझकर अपना ईजल खिसका दिया और अपना पूरा शरीर घुमाकर उन्हें अपनी पीठ दिखा दी। लियू रुयान ये सोचने लगे कि उन्होंने क्या गलती की होगी। ऐसा जरूर लग रहा था जैसे आप उन्हीं से नाराज हों। ठीक उसी समय कॉल बेल एक बार फिर बज उठी। आपने अभी अभी बिस्तर के पास वाला बटन दबाया ही था कि तभी एक युवा डॉक्टर तुरंत अंदर आ गया। मैं ड्रेसिंग बदलने आया हूं। आप हार मानकर बिस्तर पर वापस लुढ़क गए। ठीक है, आ जाओ, एक बार और सही। वह खुद तो बड़े आराम से सुकून में बैठा है। पूरा दिन बीत गया और वह युवा डॉक्टर 6 बार यहां आ चुका है, और तुमने भी पूरी दोपहर लियो रुयान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जब तुम नीचे खाना लेने गए, तब भी लियो रुयान यही सोच रही थी कि तुम्हें कैसे खुश किया जाए। वह चिंता में अपनी भौहें सिकोड़े बैठी थी। तभी बगल के बिस्तर वाले दादाजी ने पूछा, अच्छे से आराम क्यों नहीं करती? लियो रुयान ने सोते हुए मरीजों को देखा और धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी क्या गलती है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर गलती हुई है तो माफी मांग लो। लवर्स के बीच रात बीतने से पहले ही झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। लियू रुयान ने एक ऐसा सवाल पूछा जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। अगर यह न पता हो कि गलती क्या है, तब भी माफी मांगनी चाहिए। अपनी पिछली 20 से ज्यादा सालों की जिंदगी में वह हमेशा बहुत समझदार रही है, और उसने कभी कोई गलती नहीं की थी। इसलिए उसने शायद ही कभी किसी से माफी मांगी हो। लेकिन माफी मांगने के लिए कम से कम कोई वजह तो होनी चाहिए ना। दादाजी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, वजह ना पता हो तब भी माफी मांगी जा सकती है। तुम कह सकती हो कि तुम खुद को बदल लोगी। एक बार जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो वह खुद तुम्हें बता देगा कि वह किस बात पर नाराज था। दादाजी के इस सुझाव से लियो रुयान को बहुत सीख मिली। उसने फैसला किया कि वह सही मौका देखकर इसे आजमाएगी। तभी तुम हाथ में खाने का डिब्बा लेकर वापस कमरे में आए। तुमने प्लास्टिक बैग को उसके पास की टेबल पर रख दिया। तुम्हारा उसे खोलकर देने का कोई इरादा नहीं था, और यहां तक कि तुमने खाना खाने वाली छोटी टेबल को भी आगे नहीं बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे तुम अब भी नहीं चाहते कि वह खाना खाए। लियू रोयान को यह बात समझ नहीं आई। जैसे ही वह कुछ पूछने ही वाली थी, तुमने अचानक बिस्तर के पास लगा हुआ कॉलिंग बेल का बटन दबा दिया। वह युवा डॉक्टर तुरंत कमरे में आया ताकि वह उसकी नई ड्रिप बदल सके। उसने देखा कि खाने का डिब्बा पहले से टेबल पर रखा हुआ है, तो वह झट से बोला, मैं आपके लिए यह छोटी खाने वाली टेबल खोल देता हूं। तब जाकर लियू रुयान को एहसास हुआ कि गड्ढबदड कहाँ है। तुम अभी भी उसकी तरफ पीठ करके बैठे थे और उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। वह युवा डॉक्टर मुस्कुराते हुए खाने का डिब्बा टेबल पर रखने लगा, और यहां तक कि उसके लिए डिब्बे का ढक्कन और चॉपस्टिक्स भी खोलने लगा। लियो रोयान ने उसे बीच में ही रोकते हुए ठंडे स्वर में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। युवा डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूं। अगर कोई भी जरूरत हो तो बेल दबाकर मुझे बुला लीजिएगा। अब जाकर लियो रोयान को तुम्हारी पूरे दिन की नाराजगी की वजह याद आई। वह सारी नाराजगी उस कॉलिंग बेल को दबाने के आसपास ही शुरू हुई थी। क्या सच में इसी वजह से था? लेकिन ऐसा क्यों लियो? रुयान को समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब सी भावना को क्या नाम दिया जाए। वह बस इतना जानती थी
कि उसका बॉयफ्रेंड इस बात को लेकर दोपहर से उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। उसने उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं था। लियू रुयान को अंदर ही अंदर बहुत अजीब और बेचैनी महसूस होने लगी। मुझे माफ कर दो। ये माफी उसने सीधे तुमसे मांगी थी। तुम अपनी पेंटिंग बनाने में इतना मशगूल थे कि बिना सिर उठाए ही तुमने कहा, अपना खाना खाओ लियू। रुयान कुछ नहीं बोली और न ही उसने खाना खाया। वह बस शांत और गहरी नजरों से तुम्हारी पीठ को देखती रही। उसकी नजरें इतनी तेज और तीखी थीं कि बिना पीछे मुद्दे भी तुम्हें उसकी तपन महसूस हो रही थी, जिससे तुम असहज हो गए। तुमने आखिरकार मुड़कर देखा और झुंझलाते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह लगातार क्यों घूर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं? चलो साथ में खाते हैं। ये उन दोनों के रात का खाना था। लियू रोयान ने भी तुरंत कहा, तो फिर मुझे भी भूख नहीं है। ये तो सरासर धमकी थी, लेकिन अपनी हार मानते हुए और राजकुमारी के रुतबे को थोड़ा झुकाते हुए तुम आखिरकार अपनी जगह से उठे। तुमने छोटी टेबल पर रखे खाने के डिब्बे का ढक्कन खोला। तभी लियू रोयान ने अचानक तुमसे पूछा, क्या तुम जेलस हो रहे हो? यह सुनते ही तुम्हारा हाथ कांप गया। तुम्हारा चेहरा एकदम लाल हो गया। मैं भला क्यों जेलस होने लगा? मजाक मत करो। मैं क्यों किसी बात से जलूंगा? लियू रुयान तो बस एक काल्पनिक किरदार जैसी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे गेम्स में लड़कियां होती हैं। उसका कोई असली अस्तित्व नहीं है। एक काल्पनिक किरदार से भला कौन प्यार करेगा? लेकिन लियू रोयान ने पूरे यकीन के साथ दोबारा कहा, तुम पक्का जेलस हो रहे हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अपने दिल की बात छुपती ना देख। तुमने गुस्से में कहा, मुझे बस ये पसंद नहीं है कि कोई मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे, लेकिन कम से कम अभी के लिए तुम मेरी हो और मेरे सामने इस तरह की हरकतें। लियो रोयान पर इतना बड़ा इल्जाम लगते ही वह हैरान रह गई और खुद को बेकसूर बताते हुए सीधे तुम्हारी आंखों में देखकर बोली, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। तुमने जोश में आकर अपने हाथ उठाए और कहा, तुम अपनी खूबसूरती से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। तुम जानबूझकर दूसरों को रिझा रही हो। मेरी बात ध्यान से सुन लो। वे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, इसलिए हर किसी पर अपना जादू बिखेरना बंद करो। तुम्हें लगा था कि वह इस बात को मान जाएगी और वादा करेगी कि वह आगे से किसी दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी, लेकिन उसने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, फान, तुम सच में बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो। बस फिर क्या था? पल भर में तुम्हारा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तुम शर्म और गुस्से से लाल होकर चिल्लाए। मैंने कहा, ना कि मैं नहीं जल रहा हूं। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही लियो रोयान अचानक आगे झुकी और उसने सीधे तुम्हारे होठों को चूम लिया। उस लड़की के बदन की भीनी और ठंडी खुशबू तुम्हारे अंदर समा गई, जो बहुत अट्रैक्टिव थी। आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरा लाल हो गया और तुम्हारा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। कुछ सेकंड के बाद वह धीरे से पीछे हटी। ठीक उसी वक्त वह युवा डॉक्टर दोबारा कमरे में उसका टेम्परेचर नापने के लिए अंदर आ गया। तुम घबरा कर तुरंत अपनी पेंटिंग बोर्ड के सामने जाकर बैठ गए। डॉक्टर ने टेबल पर खुला हुआ खाना देखा और कहा, अरे डिब्बा खोले। इतना समय हो गया और आपने अभी तक खाना नहीं खाया। ये तो एकदम ठंडा हो गया होगा। डॉक्टर ने थर्मामीटर हाथ में लिया, लेकिन लियू रोयान ने अपना हाथ उठाकर उसे साफ मना कर दिया। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। युवा डॉक्टर ने फिर भी बहुत उत्साह दिखाते हुए कहा, तो लाइए, मैं आपका खाना गर्म करवा देता हूं। हमारे अस्पताल में माइक्रोवेव है। वह डॉक्टर जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान हो रहा था। लियू रोयान को अब जाकर पूरी बात साफ साफ समझ में आई कि मामला क्या है। लियू रोयान ने अपना सिर उठाया और डॉक्टर की तरफ देखकर KDDDH की आवाज में कहा, ड्यूटी के समय बार बार अपनी जगह से गायब होना और बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के किसी मरीज के पास बार बार आना, यह मेडिकल नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप दोबारा यहां आए तो मैं सीधे अस्पताल प्रबंधन से आपकी शिकायत कर दूंगी।